ऐसी परिस्थिति में जब बिहार भाजपा में ही टूट है, बिहार भाजपा का एक बड़ा हिस्सा ये चाहता है कि नीतीश कुमार को हटाकर भाजपा अपना सीएम कैंडिडेट लाए, तो एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि नीतीश कुमार कैसे अपनी कुर्सी को बचा पाएंगे। लेकिन इन सवालों का जवाब देने के लिए आज हम इस पंचनामा में नहीं आए। आज हम दूसरे लेवल की खबरों का चीरफाड़ करेंगे। तो सबसे पहले तो पंचनामा के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं और साथ ही साथ ये भी बताता हूं कि आज बिहार में आप अगर किसी भी कोने में निकले होंगे तो तेजस्वी यादव का एक पोस्टर आपको नजर आया होगा। उस पोस्टर में लिखा हुआ है बिहार मांगे बदलाव। इस पोस्टर में लालू यादव और राबड़ी देवी गायब है। लालू राबड़ी के न होने का बहुत सारा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। वो पार्टी भी नीतीश कुमार के खिलाफ है। सवर्णों की पार्टी है, भूमिहारों की बहुलता है। इस पार्टी ने भी नीतीश कुमार के खिलाफ ही बिगुल फूंका हुआ है। इसके अलावा आप पप्पू यादव का नाम ले लीजिए या फिर बिहार में बन रहे यूडीए नए जो एक अलायंस बन रहा है, तीसरा मोर्चा, जिसमें जसवंत सिन्हा है और भी लोगों को जोड़े जा रहा है, ये भी नीतीश कुमार के खिलाफ ही बात कर रहा है। ऐसे में कल ओवैसी आते हैं बिहार में और ओवैसी भी नीतीश कुमार के खिलाफ ही देवेंद्र यादव के साथ गठबंधन करके चले जाते हैं। खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते। हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। ये बात लगभग तय है कि नीतीश कुमार के खिलाफ बिहार में इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी। और इस एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा उनके आसपास के लोग और उनके दुश्मन दोनों उठाना चाहते हैं। नीतीश कुमार को पटकने के लिए शायद पूरी कायनात इस बार बिहार में अपना जोर लगा रही है। आप देख सकते हैं, एक तरफ तेजस्वी यादव है, तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन है। वो महागठबंधन जो अब कुछ टूट गई है और फिर से जुटने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस उसका एक बड़ा हिस्सा है। कांग्रेस पर कहीं ना कहीं ये आरोप लगता है कि वो नीतीश को लेकर काफ़ी नरम रुख रखती है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, बताऊंगा आगे चल के। पूर्व में बताया, लेकिन आज जो बताना और ज़रूरी पड़ जाता है। इसके अलावा सीपीआई नीतीश कुमार के खिलाफ है। इसके अलावा पार्टियों का नाम गिनते जाइए। वीआईपी नीतीश कुमार के खिलाफ। केवल जीतन राम मांझी जो कि नीतीश कुमार के साथ इसलिए गए हैं क्योंकि उन्हें सम्मान और सीटें नहीं मिली महागठबंधन में, वो नीतीश कुमार के साथ फिलहाल है। इसके अलावा छोटी बड़ी पार्टियों का अगर हम बात कर लेते हैं, बिहार की सबसे नई पार्टी है जजपा। वो पार्टी भी नीतीश कुमार के खिलाफ है। सवर्णों की पार्टी है, भूमिहारों की बहुलता है। इस पार्टी ने भी नीतीश कुमार के खिलाफ ही बिगुल फूंका हुआ है। इसके अलावा आप पप्पू यादव का नाम ले लीजिए या फिर बिहार में बन रहे यूडीए नए जो एक अलायंस बन रहा है, तीसरा मोर्चा, जिसमें जसवंत सिन्हा है और भी लोगों को जोड़े जा रहा है, ये भी नीतीश कुमार के खिलाफ ही बात कर रहा है। ऐसे में कल ओवैसी आते हैं बिहार में और ओवैसी भी नीतीश कुमार के खिलाफ ही देवेंद्र यादव के साथ गठबंधन करके चले जाते हैं। मतलब स्पष्ट है, गठबंधन चाहे किसी का किसी के साथ हो, नीतीश कुमार के खिलाफ राजनीति सभी इस बार करना चाहते हैं। इसका एक बड़ा कारण है, नीतीश कुमार 15 साल से बिहार में शासन कर रहे हैं और 15 साल अगर आप किसी पद पर रहते हैं, किसी ताकत को आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी लागू हो जाती है। नीतीश कुमार के खिलाफ भी है और कुछ हद तक इसमें कोरोना और बाढ़ ने अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। कोरोना नहीं होती तो शायद चमकी बुखार होता, चमकी बुखार नहीं होता तो डेंगू होता, या फिर पटना में बाढ़ नहीं, अगर पूरे बिहार में बाढ़ नहीं आई होती तो पटना में बाढ़ आ जाती। ये परिस्थितियाँ नीतीश कुमार के साथ काफ़ी दिनों से चली आ रही हैं। लेकिन इन सब में एक चीज़ आप कॉमन देख सकते हैं, इस देश में कोरोना की स्थिति भयावह हर जगह है। उसका मुख्य कारण है भाजपा की लापरवाही। केंद्र में भाजपा है और भाजपा ने जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे को हल्के में लिया, खासतौर पर तब जब राहुल गांधी जैसे विपक्ष के नेता ने ये बात स्पष्ट तौर पर कह दी थी कि कोरोना को हम हल्के में नहीं लें। इसके बावजूद लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा चुके हैं, करोड़ों की संख्या में कोरोना के लोग चले गए हैं और कोरोना बिहार में ऐसे भयावह स्थिति ले चुका है कि मतलब अगर चुनाव नहीं होता तो अब तक हम लोग कोरोना की ही बात कर रहे थे केवल, लेकिन चुनाव है इसलिए हम
कोरोना से थोड़ा सा दिग्भ्रमित हो गए हैं। मुख्य चर्चाओं की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ ये जितने भी एंटी इनकम्बेंसी लागू हुई है, इसमें भाजपा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। कई बार तो ये सवाल भी खड़ा हो जाता है कि क्या भाजपा खुद भी नीतीश कुमार के खिलाफ है क्या। हालांकि बीते कुछ दिनों से चिराग पासवान ने तो स्पष्ट कर दिया कि वो तो नीतीश कुमार के खिलाफ है, लेकिन एनडीए में अगर अमित शाह जेपी नड्डा की बात छोड़ दे तो शायद बहुत कम ही नेता हैं जो नीतीश कुमार की पैरोकारी कर रहे हैं। एक सुशील कुमार की मजबूरी है, क्योंकि वो नीतीश कुमार के साथ नहीं रहेंगे तो उन्हें वो पद डिप्टी सीएम का नहीं मिलेगा। ऐसी परिस्थिति में जब बिहार भाजपा में ही टूट है, बिहार भाजपा का एक बड़ा हिस्सा ये चाहता है कि नीतीश कुमार को हटाकर भाजपा अपना सीएम कैंडिडेट लाए, तो एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि नीतीश कुमार कैसे अपनी कुर्सी को बचा पाएंगे। लेकिन इन सवालों का जवाब देने के लिए आज हम इस पंचनामा में नहीं आए हैं। आज हम दूसरे लेवल की खबरों का चीरफाड़ करेंगे। तो सबसे पहले तो पंचनामा के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं, और साथ ही साथ ये भी बताता हूं कि आज बिहार में आप अगर किसी भी कोने में निकले होंगे तो तेजस्वी यादव का एक पोस्टर आपको नजर आया होगा। उस पोस्टर में लिखा हुआ है बिहार मांगे बदलाव। इस पोस्टर में लालू यादव राबड़ी देवी गायब हैं। लालू राबड़ी के न होने का बहुत सारा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जो प्रवक्ता हैं, मृत्युंजय तिवारी हो या अन्य प्रवक्ता हो, इन सभी ने इसे एक्सप्लेन करने का अपना अपना एक तरीका निकाला है कि युवाओं के चेहरे पर वोट हम लेना चाहते हैं, युवाओं को आगे करना चाहते हैं, रोजगार की बात करना चाहते हैं। और ये एक सोच है, लालू यादव सभी के दिलों में बसते हैं बिहार वासियों के, और उनको पोस्टर में रहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमें पता है कि जब यही बात है, जब लालू यादव दिलों में ही रहते हैं, तो पिछले लोकसभा चुनाव में उनकी खुद की बेटी मीसा भारती पाटलिपुत्रा में उनकी तस्वीर लेकर क्यों घूम रही थी। इन सवालों के साथ और भी सवाल खड़े हो रहे हैं। भाजपा के लोग भी इस वक्त नीतीश कुमार से ज़्यादा चिंतित लग रहे हैं, और तेजस्वी यादव को लेकर उनकी कोई भी चिंता नहीं दिख रही है। तेजस्वी यादव पर भाजपा के बड़े नेता हमला नहीं कर रहे हैं, जबकि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की धज्जियां उड़ा रहे हैं और आए दिन अलग अलग मुद्दों पर सीधे तौर पर चैलेंज कर रहे हैं नीतीश कुमार को, और बता रहे हैं कि आप में क्या क्या कमियां हैं। चिराग पासवान अपने ही दपले अपना राग लगाए हुए हैं, नीतीश के खिलाफ वो भी बोल रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में जब पूरी कायनात ही लगभग नीतीश कुमार के खिलाफ है, तो इसमें भाजपा का हाथ कैसे नहीं हो सकता है। पिछले साल पटना डूबा था, सारे पटना के विधायक भाजपा के ही हैं, और ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं ये बात जरूर सामने आ जाती है कि क्या भाजपा जानबूझकर नीतीश कुमार के लिए पनौती बन रही है, या भाजपा की कुछ सोची समझी सुनियोजित साजिश है। कुछ दिनों पहले मैंने आपको हरियाणा का समीकरण समझाया था। मैंने आपको बताया था कि एक पार्टी वहाँ पे जजपा है, जो कि कहीं ना कहीं बिहार के समीकरण की तरह ही हो सकती है। जिस तरीके से उसने खिलाफ चुनाव लड़कर भाजपा के मिलकर सरकार बनाई, पीडीपी में जिस तरह से गठबंधन हुआ था पीडीपी का, ये साबित करता है कि वक्त रहते कोई भी समीकरण बन सकता है। मैं बार बार दावे कर रहा हूँ पंचनामा के अलग अलग एपिसोड्स में कि मुझे प्री पोल अलायंसेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमने तो अपने स्टूडियो में जो अलायंस की तस्वीरें लगाई हुई है एनडीए और महागठबंधन की, ये लगभग 3 महीने से लगी हुई है, और फिर भी इसमें आपको अच्छे से बताऊंगा। मैं आग्रह करूंगा वीडियो एडिटर से हमारे कि एक फुटेज इसका जरूर लगा दे, क्योंकि कई बार मैंने आप लोगों को साबित करने के लिए बातें बताई हैं कि 3 महीने पहले लगा हुआ तस्वीर दिखाता है कि मांझी इस गठबंधन में नहीं है। मैंने स्पष्ट तौर पर महागठबंधन के बारे में भविष्यवाणी की थी। अब एक कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि भाजपा के लोग इतना नरम क्यों हो गए हैं तेजस्वी यादव को लेकर। तेजस्वी भी सीधे तौर पर भाजपा की कोई खिलाफत नहीं कर रहे। इसका एक कारण आप बोल सकते हैं कि बिहार में चुनाव है और इन चुनाव पर कहीं ना कहीं फोकस है तेजस्वी यादव, तो भाजपा के खिलाफ लड़ाई न लड़कर नीतीश कुमार, जो कि भाजपा के और एनडीए के कप्तान हैं बिहार के, स्वघोषित या आप कह सकते हैं कि अमित शाह द्वारा घोषित, उनके ही खिलाफ क्यों न लड़ाई लड़ी जाए। पूरी टीम के खिलाफ लड़ने से अच्छा है कि कप्तान को ही गिरा दिया जाए। लेकिन यही बात तो फिर सवाल कहीं ना कहीं उधर से भी उठता है कि आखिर भाजपा के लोग क्यों तेजस्वी यादव के खिलाफ मुखर होकर नहीं बोल रहे हैं। यहाँ तक कि संजय पासवान और अन्य नेताओं ने तो ये कहीं ना कहीं इशारा भी कर दिया है कालांतर में कि तेजस्वी यादव बिहार का भविष्य हो सकते हैं। चिराग पासवान ने भी तेजस्वी के साथ काम करने से परहेज नहीं होने की बात कही थी। और ऐसे समय में जब रामविलास पासवान आईसीयू में हैं और परिस्थितियां बहुत विकट लग रही हैं लोजपा के भविष्य को लेकर, चिराग पासवान ने कमान कहीं ना कहीं संभाल ली है। और वो भी जानते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार के विरोध की राजनीति ही आने वाले वक्त में नीतीश के एंटी इनकम्बेंसी की वजह से फायदा पहुंचा सकती है किसी भी पार्टी को। और ऐसी परिस्थिति में अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब ओवैसी आ गए बिहार में और ओवैसी की पार्टी बिहार में अपना पैर पसार रही है,
तो जो MY समीकरण है इसको तोड़ने का कहीं ना कहीं प्रयास किया जाएगा। कल तो साफ तौर पे इन्होंने कह दिया कि जो मुस्लिम जनसंख्या है बिहार की वो त्रस्त है नीतीश कुमार से और NDA से, और वो एक विकल्प चाहती है जो कि तेजस्वी यादव नहीं हो सकते हैं, और उसके लिए किशनगंज में कहीं ना कहीं बिगुल फूंक दिया गया है। और ये M समीकरण जो है इसे हम पूरी तरह से तोड़ेंगे। Y के लिए देवेंद्र यादव को उन्होंने अपने साथ रख लिया है, लेकिन इस Y पे बहुत ज़्यादा जोर है क्योंकि बिहार की अच्छी खासी जनसंख्या यादवों की है और वो डिसाइडर होते हैं हर बार चुनाव में। लेकिन लालू यादव से अलग हटकर यादव वोट बहुत नहीं करते। लेकिन पिछले चुनाव में हमने देखा था कि एक बड़ा लैंड स्लाइड हुआ था जिसमें राजद को एक भी सीट नहीं आई थी लोकसभा चुनाव में। लेकिन परिस्थितियां अलग अलग होती हैं दोनों चुनाव की, फिर भी इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि बिहार के यादवों में अच्छी पकड़ भाजपा ने भी बना ली है और कुछ हद तक इसमें पप्पू यादव और अन्य पार्टियों का भी हिस्सा हो सकता है जो कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में अपनी जो राजनीतिक पकड़ है उसे बढ़ाना चाहती हैं। ऐसे परिप्रेक्ष्य में कहीं ना कहीं MY टूटता दिख रहा है। कालांतर में हमने देखा था कि इसी MY के टूटने की वजह से पिछले चुनाव में तेजस्वी यादव ने काफ़ी इंट्रोस्पेक्शन किया था और ये तय किया था कि अब हम MY नहीं A to Z की बात करेंगे। लेकिन इसमें भी एक बड़ा हिस्सा दलितों का होता है। मांझी के साथ दलित वोट का एक बड़ा हिस्सा जरूर चला जाता है, कागज पर ही भले से ही। आप भले इस बात को ना माने कि मांझी का एक बड़ा जनाधार है, लेकिन मांझी, कुशवाहा और कहीं ना कहीं पासवान और सोनमला, इनके पास जो वोट बैंक है इस पर भाजपा और नीतीश कुमार के साथ साथ तेजस्वी की भी नज़र है। जब लालू यादव स्वयं तस्वीरों में नहीं है तो कहीं ना कहीं ये बात आपको समझ लेनी चाहिए कि उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव वहाँ से बैठे बैठे बिहार की राजनीति पर नहीं पड़ेगा। पिछले चुनाव में हमने ये चीज़ें देखी थी। लालू अगर सशरीर मौजूद हो तो बिल्कुल पासा पलट सकता है जैसे कि 2015 में हुआ था। लेकिन इस बात को भांपते हुए कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने भी अपना गियर बदल दिया है। उन्होंने बहुत चालाकी से इस पोस्टर में लालू यादव और राबड़ी देवी को वहाँ से हटाया है ताकि दो बड़े मुद्दों को नेगेट किया जा सके। ये दो बड़े मुद्दे हैं, एक तो कहीं ना कहीं करप्शन जो इसका चार्जेस लालू यादव पर लगे हुए हैं, और दूसरा कहीं ना कहीं एक युवाओं में रोजगार की बात करने की जो कवायद शुरू हुई है बिहार में। लगभग सभी पार्टियां रोजगार की बात कर रही हैं, चाहे प्रिया पुष्पम चौधरी हो, चाहे PK हो, या कोई नई पार्टी हो, चाहे ओवैसी हो, सभी इस बात को बार बार जोर दे रहे हैं कि बिहार में रोजगारों की आवश्यकता है। ऐसी परिस्थिति में रोजगार के लिए आपको शिक्षित होना पड़ेगा। लालू यादव ने चरवाहा विद्यालय लाकर कहीं ना कहीं एक ऐसा अलग अल्टरनेट जो एजुकेशन पॉलिसी है वो स्थापित की थी। अब कहीं ना कहीं राबड़ी देवी जो कि बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, उनकी तस्वीर लगाकर तेजस्वी ये एहसास नहीं कराना चाहते हैं कि हम युवाओं की बात नहीं कर रहे, और खासतौर पे पढ़े लिखे युवाओं की। क्योंकि आपको पता होगा कि नीरज कुमार समेत जितने भी जदयू के नेता हैं ये सारे तेजस्वी यादव के बहुत पढ़े लिखे नहीं होने पर हमला करते हैं। हालांकि तेजस्वी यादव के पास राजनीतिक अनुभव भी अच्छा है और जिस तरह से उन्हें एक प्रोफेशनल लाइफ अपनी जी है उसका भी उन्हें अच्छा अनुभव है। ऐसी परिस्थिति में आप ये सवाल नहीं खड़ा कर सकते कि तेजस्वी यादव अपरिपक्व हैं या उन्हें बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होने की वजह से वो बिहार में की सत्ता को नहीं चला सकते हैं। लेकिन फिर भी इसको सोचते हुए तेजस्वी यादव ने राबड़ी देवी को भी उस पोस्टर से बाहर रखा जिसमें बिहार के बदलाव की, रोजगार की, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, इन सब की बात चल रही है। वहाँ से इन दोनों फैक्टर्स को हटा दिया है। और ख़ास बात यहाँ ये है कि आपको तो बुरा लगेगा मेरी बात ये कहना, लेकिन भाजपा जिस तरह से खबर आ रही है कि चाहे मुकेश सहनी हो जिनके पास एक वोट बैंक है उन पर भी डोरे डाल रही है, और अब खबर ये आ रही है और ये लगभग चीज़ें स्पष्ट हैं कि तेजस्वी यादव पर भी भाजपा काफ़ी नरम है। और अंदरूनी सूत्रों के हिसाब से तो खबर ये भी है कि बहुत सारी बातें तेजस्वी यादव से भी भाजपा के कई नेताओं ने अलग अलग समय में अलग अलग जगहों पर की हैं। दिल्ली प्रवास के दौरान भी उनकी मुलाकातें कई लोगों से हुई हैं और इसमें कहीं ना कहीं उस समीकरण को साधने का प्रयास किया जा रहा है जिसमें नीतीश कुमार के खिलाफ इनकम्बेंसी, काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी है। और जिस हिसाब से नीतीश कुमार ने खासतौर पर दलित वोटों के लिए मांझी जी को अपने पास रखा, लेकिन फिर भी श्याम रजक उनके हाथ से छिटक गए, कहीं ना कहीं चिराग पासवान उन पर हमला कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार ने उसको कंपनसेट करने के लिए दलित परिवार में किसी की हत्या हो जाए तो उसको नौकरी देने की बात की। इसके अलावा अलग अलग कहीं ना कहीं स्कीम्स आई जिनकी वजह से दलित परिवार के बच्चों को रोजगार मिलेगा, आने वाले समय में उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। ये सारी तैयारियां नीतीश कुमार की साबित करती हैं कि उन्हें पता है कि दलित राजनीति में वोट बैंक में सेंधमारी इस बार उनके हिस्से की भी जो कहीं ना कहीं एक रजिस्टर्ड जमीन है दलितों की, वो चला जाएगा कहीं ना कहीं
भाजपा में, या मुकेश सहनी उस जमीन को तोड़ लेंगे, या आने वाले वक्त में पप्पू यादव तोड़ सकते हैं। और भी ऐसे नेता हैं जो कि खासतौर पर चिराग पासवान एक बड़ा हिस्सा है, वो भी इस राजनीतिक जमीन को तोड़ सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में तेजस्वी के पास भी दलितों का वोट बैंक खिसकता नजर आ रहा है, काफ़ी हद तक नीतीश के पास खिसकता नजर आ रहा है। तो ऐसे में इनकी मजबूरी हो जाती है कि वो जो सवर्ण वोट बैंक भाजपा तथा कथित पे कहा जाता है कि बंधुआ है भाजपा का, उस सवर्ण वोट बैंक को भी सेंधमारी करके अपनी तरफ किया जाए। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि कितना भी राजद प्रयास कर ले, परिस्थितियां ऐसी पूर्व में रही हैं, और उस पैटर्न पे अगर हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा सवर्णों को लुभा पाना संभव नहीं है। जिन सवर्णों को, चाहे एडी सिंह हो, सुनील कुमार हो, इन लोगों को, चाहे जगदानंद सिंह हो, इन लोगों को जब मौका देती है पार्टी तो वोट बैंक में वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। फिर भी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने एक बोल्ड डिसीजन लिया और इन लोगों को उन महत्वपूर्ण पदों को स्थापित किया जहां से कहीं ना कहीं पार्टी का इमेज चेंजिंग भी हो सकता है। और ये जो पोस्टर बिहार में लगा है, ये भी तेजस्वी यादव का इमेज चेंजिंग का एक हिस्सा है, जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं पीछे की सीट पर बिठा दिया है लालू यादव को और राबड़ी देवी को, और स्वयं फ्रंट फुट पर बैठ गए हैं। और साथ ही साथ अपने भाई को भी रखा है, मीसा भारती को भी रखा है, और इन तस्वीरों के माध्यम से युवाओं को लुभाने का प्रयास किया है, जिनकी संख्या इस बार के वोट बैंक में, इस बार के चुनाव में काफ़ी बड़ी होगी। क्योंकि ये जो वोट बैंक है, ये ऐसा वोट बैंक है जो कोरोना के दौरान भी बाहर निकल सकता है, जिस पर बहुत सारी बंदिशें जो स्वास्थ्य की हैं वो नहीं लगेंगी। बहुत ज़्यादा इस वोट बैंक को डरना भी नहीं पड़ेगा कोरोना से, और वो शायद हो सकता है कि मुकर होकर बाहर निकले, और इसे ही लुभाने के लिए कहीं ना कहीं ये किया गया है। लेकिन बड़ी बात कहीं ना कहीं ये है कि बिहार में बीजेपी ने अपना रुख काफ़ी नरम कर दिया है तेजस्वी यादव को लेकर, मुकेश सहनी को लेकर, और बाकी तो आपको पता ही है कि एनडीए में रालोसपा की एंट्री नहीं होगी। इस बात को खुद ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया है उपेंद्र कुशवाहा ने कि जो भी जहर होगा वो पीने के लिए तैयार है। वक्त रहते मांझी ने पहले ही, जिस बस की मैं बार बार बात करता हूँ, जिस बस में एनडीए की सरकार शायद बन जाए, उस बस में पहले ही जाकर अपनी सीट उन्होंने रिजर्व करा ली है नीतीश जी के माध्यम से गमछा रखकर। अब ऐसी परिस्थिति में एक पोस्ट पोल अलायंस का एक बड़ा समीकरण हम लोग के सामने नजर आ रहा है, जो कि दिन पर दिन, जैसे जैसे समय बीत रहा है, चुनाव नज़दीक होता जा रहा है, वैसे वैसे काफ़ी सूरज जैसे निकलता है धीरे धीरे, वैसे ही निकलता हुआ हमें दिख रहा है। और एक तरफ तेजस्वी की नरमी भाजपा के प्रति, और दूसरी तरफ भाजपा की नरमी तेजस्वी के प्रति, और इन पोस्टर, बयानों, इन सभी जगहों से जैसे जैसे एक एक करके अलग किया जा रहा है उन फैक्टर्स को जिनकी वजह से भाजपा हड़कती है। भाजपा को लालू यादव से परहेज है, लालू यादव को भाजपा से परहेज है। इन दोनों परिस्थितियों, इन दोनों का एक दूसरे के साथ कोई मेल मिलाप नहीं हो सकता है। यहाँ तक कि लालू यादव ने भी अपने ट्विटर में साफ बात लिखा हुआ है कि वो नीतीश कुमार की तरह अपनी ज़मीर को बेचकर भाजपा के साथ नहीं जा सकते हैं। लेकिन फिर बार बार मुझे याद आता है तेजस्वी यादव का जो ट्विटर पे सबसे ऊपर पोस्ट किया हुआ, पिन किया हुआ ट्वीट है कि अगर लालू प्रसाद यादव भाजपा के साथ समझौता कर ले तो वो हरीशचंद्र होते और जेल के बाहर होते। ये एक बड़ा स्टेटमेंट है, ये एक बड़ा स्तंभ है जो एहसास कराता है भाजपा को कि आपसे हम मर जाएंगे लेकिन समझौता नहीं करेंगे। लेकिन इसे आप दूसरे परिप्रेक्ष्य में भी देखते हैं, अगर नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ते हैं तो आपको एक बात समझ में आ जाती है कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर होंगे अगर वो भाजपा के साथ समझौता कर लेते हैं। तो बनाए रखिए अपनी नज़र भारत लाइव पर, बिहार की राजनीति पर तो हमारी नज़र बनी ही हुई है। अगर आप हमें देख रहे हैं तो हम भी बिहार की राजनीति को बहुत नज़दीक से देख रहे हैं। कुछ बहुत सारी भविष्यवाणियाँ अभी बिहार की राजनीतिक भविष्यवाणियाँ जो मैंने की हैं वो सही हुई हैं। बहुत हद तक कुछ राजनीतिक भविष्यवाणियाँ मुझे सही होती नज़र आ रही हैं। एक दर्शक के तौर पर आपका भी काम है कि मैंने जो फैक्ट्स आपको दिए हैं इनको बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना, शेयर करके। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो मुझसे रोज़ मुलाकात पंचनामा के माध्यम से होती रहेगी। बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में हमारे होनहार रिपोर्टर्स, चाहे बुलेट वाइल रिपोर्टर हों या सुमन सौरभ हों या बिरजू हों या हिमांशु हों या राकेश हों, ये सारे फील्ड में लगातार मौजूद हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल चंदन राज भी लगातार नए शो के माध्यम से तीखी बात लेकर आपके सामने आने वाले हैं। सोनू मिश्रा लगातार आपसे मुखातिब हैं, वो अपने स्पेशल शो सरकार वर्सेस सरकार के माध्यम से जनता के बीच में है। इसी बीच लगातार आपको बाबा अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की मुंह जबानी आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से दावेदार हैं, इन दावेदारों का कितना दावा है, कौन पार्टी किसे हटाना चाहती है, किसे लगाना चाहती है, किस विधानसभा में क्या हो रहा है। इसके साथ साथ ही हमारी डेटा एक्सपर्ट प्रिया
लगातार आपको बिहार के सभी जिलाओं के सभी विधानसभा सीटों के समीकरण, सभी जातियों के समीकरण को आपके सामने प्रस्तुत कर रही हैं। तो भारत लाइव अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है कि घर बैठे ही बिहार के इस राजनीतिक आईपीएल का आपको मजा दिला सकें और आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दिला सके, ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन आने वाले चुनाव में ले सके अपने विवेक से। फिलहाल पंचनामा में इतना ही। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।